Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our second lecture on the first topic of introduction to biopharmaceutics and pharmacokinetics, and we have already discussed the basic concepts of biopharmaceutics, and now we are going to start with the concept of bioavailability. That what is the concept of bioavailability? We have already discussed that if a drug is given intravenously, it is administered directly into the blood and therefore can be sure that all of the drug reaches the systemic circulation. हम ये पिछली स्लाइड्स में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब ड्रग इंट्रावेनस रूट से दी जा रही होती है तो ड्रग डायरेक्टली एडमिनिस्टर into the blood, and we can say that the drug reaches to the systemic circulation and the drug is therefore said to be 100% bioavailable. यानी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 100% है. बट और however if a drug is given by another route, any other route जिसके अलावा यानी इंट्रावेनस के अलावा, there is no guarantee that the whole dose will reach the systemic circulation intact. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तमाम की तमाम डोज जो दी गई थी अगर किसी और रूट से दे रहे हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपनी इंटैक्ट कंडीशन में यानी अपनी असली हालत में पहुंच सकेगी. क्यों ये कह रहे हैं? उसकी वजह ये है कि ड्रग जब जीआई ट्रैक से दी जाती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है, हम इस पर बात कर चुके हैं कि जब वो लेवर जीआई मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होती है या लेवर से गुजरती है तो उस दौरान भी ड्रग मेटाबोलाइज हो सकती है, और इंट्रामस्कुलर देने या सबक्यूटेनियस देने की सूरत में भी जिस जगह जिस सेल में वो ड्रग पेनिट्रेट करती है तो वहाँ से जब क्रॉस करके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी तो वहाँ पर भी वो मेटाबोलाइज हो सकती है, और मेटाबोलाइज होने के बाद फिर वो अपनी एक्चुअल फॉर्म यानी इंटैक्ट फॉर्म में नहीं रहेगी, जिसकी वजह से जो है वो हम ये कहते हैं कि ये कोई गारंटी नहीं है किसी और रूट से कि वो ड्रग जो होगी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपनी इंटैक्ट फॉर्म में पहुंच पाए उस मेटाबॉलिज्म की वजह से. The amount of an administered dose of the drug that thus reaches the systemic circulation in the unchanged form is known as the bioavailable dose. तो बायोअवेलेबल डोज क्या होगी ड्रग की? बायोअवेलेबल डोज वही होगी जो ड्रग एडमिनिस्टर की गई, यानी जितनी डोज एडमिनिस्टर की गई और वो एज इट इज़ बग़ैर चेंज हुए, बग़ैर मेटाबोलाइज हुए, बग़ैर डिग्रेड हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगर वो पहुंच गई तो वो बायोअवेलेबल डोज होगी. यानी सपोज दैट आपने ओरली 100 मिलीग्राम की कोई ड्रग दी, हाँ, और उसमें से 20 मिलीग्राम सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही मेटाबोलाइज हो जाता है और 80 मिलीग्राम जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, तो इस ड्रग की जो बायोअवेलेबल डोज होगी वो 80 मिलीग्राम होगी, 100 मिलीग्राम नहीं होगी. द परसेंटेज ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड डोज of a particular drug that reaches the systemic circulation intact is known as the bioavailability. लिहाजा हम ये कहते हैं कि वो परसेंट डोज की, उतनी परसेंटेज डोज की जो कि इंटैक्ट फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाती है वही दरअसल बायोअवेलेबल ड्रग है और उतनी ही उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी होगी. नाउ बायोअवेलेबिलिटी इज ऑल्सो डिफाइंड बाय FDA और एज पर FDA रेगुलेशन. Now the first thing is that what is FDA? FDA is Food Drug and Administration and its jurisdiction is United States of America. यानी अमेरिका में इसकी जो है वो jurisdiction है, यानी इसका एरिया जो कवर होता है वो USA कवर होता है, यानी अमेरिका में जो है ये FDA और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है. उसी तरीके से पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी ड्रैप. तो ड्रैप अलग हो गई, FDA अमेरिका के लिए हो गई, पाकिस्तान के लिए ड्रैप हो गई. इसी तरीके से यूरोप के लिए जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी एक मिला के एक इसी तरह की रेगुलेटरी बॉडी बनाई हुई है जिसका नाम है EMEA, यानी यूरोपियन मेडिसिन इवैल्यूएशन एजेंसी, जो कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज़, शेंजन कंट्रीज़ के लिए ड्रग की अप्रूवल और ये सब काम जो है वो करती है और उसको रेगुलेट करती है. फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को चेक करती है, बायोलॉजिकल कंपनीज़ को चेक करती है, इन सब को चेक करती है कि वो स्टैंडर्ड की मेडिकेशन बना रहे हैं या नहीं बना रहे. तो अमेरिका में FDA है. तो इसने कैसे डिफाइन किया? द रेट एंड एक्सटेंट टू विच द एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्टिव मॉइटी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम ए ड्रग प्रोडक्ट एंड बिकम्स अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन. यानी कि द रेट यानी कितनी तेज़ी से, कितनी जल्दी, यानी कितने टाइम में, एंड द एक्सटेंट और किस हद तक, यानी 100 मिलीग्राम है तो 100 मिलीग्राम की 100 मिलीग्राम,
80 मिलीग्राम डोज दी तो क्या 80 मिलीग्राम की 80 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम डोज दी तो क्या 50 मिलीग्राम की 50 मिलीग्राम, क्या ये सारी एब्जॉर्ब हो गई और वो ड्रग से रिलीज़ होके वहाँ से एब्जॉर्ब हो गई है और सिस्टमिक सर्कुलेशन से होती हुई वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुँच चुकी है, तो हम इसको कहेंगे कि ये है दरअसल बायो अवेलेबल डोज या बायो अवेलेबिलिटी उस ड्रग की। तो रेट एंड एक्सटेंट टू विच द एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्टिव मॉइटी इज एब्जॉर्ब, यानी किस चीज़ की, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्टिव मॉइटी, ड्रग की, किस में से, ड्रग प्रोडक्ट में से, क्योंकि ड्रग प्रोडक्ट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एपीआई यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट्स। तो हमें इंटरेस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है कि उसको वहाँ से रिलीज़ होके एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो ना सिर्फ वो एब्जॉर्ब हो जाए बल्कि बिकम्स अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन, और वो अपनी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाए। तो जितनी ड्रग साइट ऑफ एक्शन पर पहुंच पाएगी उसको हम कहेंगे उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी। तो ये एफडीए की डेफिनेशन है। एफडीए की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। In defining bioavailability in these terms, it is assumed that the administered drug is therapeutically active form. बायोअवेलेबिलिटी की जो डेफिनेशन है, अगर हम इसको इस कॉन्सेप्ट में देखें कि वो अपनी एक्टिव फॉर्म में अपनी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाती है, तो वो ड्रग जो पहुंच जाएगी वो दरअसल थेरेप्यूटिकली एक्टिव होगी, यानी वो अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करेगी जिस रिस्पांस के लिए, जिस पर्पस के लिए, क्लिनिकल इफेक्ट के लिए वो ड्रग दी गई है। द डेफिनेशन वुड नॉट बी वैलिड इन द केस ऑफ प्रो ड्रग्स। अब एक यानी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि यानी ये किस सिचुएशन में ये डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं करेगी उस डेफिनेशन को बायो अवेलेबिलिटी की। लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्रो ड्रग्स, क्योंकि प्रो ड्रग्स एक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो जिनका प्रॉब्लम ये होता है, जो अगर सपोज दैट ओरली ले रहे हैं तो वो स्टमक में एसिड से या एंजाइम से, इंटेस्टाइन में एंजाइम से वहाँ पर डिग्रेड हो जाती हैं। अब वो जब वो डिग्रेड हो जाती हैं तो डिग्रेडेड फॉर्म जब एब्जॉर्ब होती है और फिर वो लिवर से गुजरती है तो वो फिर ऑलरेडी मेटाबोलाइज हो चुकी होती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म की वजह से वो ड्रग जो है वो तो ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही क्योंकि डिग्रेड हो गई, अब वो एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वो ड्रग जो होगी कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। अच्छा, अब हम इसमें एक और चीज़ भी यहाँ पे डिस्कस कर लें कि फिर हम प्रो ड्रग क्यों बनाते हैं। इसके अलावा एक और भी रीज़न होता है, क्योंकि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं कि जो जब एब्जॉर्ब होती हैं तो जब वो फर्स्ट टाइम जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं तो जीआई मेम्ब्रेन में भी ड्रग के मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होते हैं, उनसे वो डिग्रेड हो जाती है, और जब वो फर्स्ट टाइम एब्जॉर्ब होती है जीआई ट्रैक्ट से तो मीजेंट्रिक सर्कुलेशन में चली जाती है। मीजेंट्रिक सर्कुलेशन उस ड्रग को लेके जाती है लिवर में, और लिवर में भी वो जाके एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज हो जाती है। वहाँ से फिर निकल के जो बचा के कुछ ड्रग इंटैक्ट फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच पाती है, वो दरअसल ड्रग होती है वो वाली ड्रग जो कि एक्चुअली जो है हमें थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स देगी। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रोप्रेनोलॉल की मिसाल देता हूँ आपको कि प्रोप्रेनोलॉल इज़ ए ड्रग, एक ड्रग है। अगर आप इसकी 40 मिलीग्राम की टैबलेट दे रहे हैं तो इसमें से होगा ये कि ये जीआई ट्रैक्ट से अगर सपोज दैट 40 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो गई, तो लेकिन ये एब्जॉर्ब होने के बाद मीजेंट्रिक सर्कुलेशन से जब ये लिवर पहुँचेगी तो इसकी तकरीबन 75% यानी 30 मिलीग्राम मेटाबोलाइज होकर डिग्रेड हो जाएगी, सिर्फ 10 मिलीग्राम बचा के सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी, यानी बायो अवेलेबल डोज जो होगी वो जो ड्रग होगी वो सिर्फ 25% होगी। तो फिर इस तरह की जो ड्रग होती हैं हम उनको प्रो ड्रग में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उसकी ईस्ट्रिफिकेशन कर देते हैं, ईस्टर बॉन्ड बना देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि प्रो ड्रग बनने से कि ये जब जीआई ट्रैक्ट में जाती है तो वहाँ डिग्रेड नहीं होती है एसिड से, एंजाइम से, फिर जब ये एब्जॉर्ब होती है तो वहाँ पे डिग्रेड नहीं होती एब्जॉर्प्शन के फेज़ के दौरान जीआई मेम्ब्रेन में जो एंजाइम होते हैं, फिर जब ये लिवर से गुजरती है तो फिर ये डिग्रेड नहीं होती, बल्कि सिर्फ क्या होता है कि वो जो ईस्टर बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और फिर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और डिग्रेड नहीं होती, मेटाबोलाइज नहीं होती। अब ये जाके जो है वो फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब अवेलेबल होती है तो अपनी फुल ड्रग जो होती है, फुल डोज जो होती है वो इस फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। इसकी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, एनालैप्रिल जो कि एक एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव है, ये दी जाती है और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को दी जाती है।
ये एनालेप्रिल को हम दरअसल इसकी जो है वो प्रो ड्रग है। जब ये जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होती है तो लिवर से गुजरती है, लिवर में इसका ईस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब इसका ईस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है ये जाके जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल हो जाती है। और जब इसका ईस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो फिर ये एनालेप्रिल से एनल प्रीलेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर ये अपनी एक्टिव फॉर्म में होती है और इस तरह से जो है ये बायो अवेलेबल यानी 100% बायो अवेलेबल होगी डोज, यानी किसी किस्म की कोई मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास इफेक्ट में जब पहली दफ़ा लेवर से गुजरे तो नहीं हुई है। Therefore, for a drug which is administered orally to be 100% bioavailable, the entire dose must move from the dosage form to systemic circulation. लिहाजा अगर कोई भी ड्रग हम ये चाहते हैं कि वो 100% बायोअवेलेबल हो तो उसको जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटैक्ट बगैर मेटाबॉलिज्म के पहुंचना चाहिए। लिहाजा द ड्रग मस्ट देयरफॉर बी कम्प्लीटली रिलीज फ्रॉम द डोजेज फॉर्म। एक तो उसको अपनी डोजेज फॉर्म से कम्प्लीटली रिलीज होना चाहिए। दूसरा, बी फुली डिज़ोल्व इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, यानी ना सिर्फ जैसे अगर टैबलेट है तो उसमें से रिलीज़ हो डिसइंटीग्रेट और डिज़ोल्व होने के बाद, फिर डिज़ोल्व हो। एंड बी स्टेबल इन सोल्यूशन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एसिड होते हैं, एंजाइम होते हैं, बाइल होता है, इनमें से किसी से जो है वो डिग्रेड ना हो, स्टेबल हो। इसके अलावा पास थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन इनटू द मेसेंट्रिक सर्कुलेशन, जैसे मैंने बताया कि जीआई मेम्ब्रेन जो होती है जिससे जब ये एब्जॉर्ब होगी तो ये मेसेंट्रिक सर्कुलेशन में चली जाएगी विदाउट बीइंग मेटाबोलाइज। मैंने जैसे बताया आपको कि जो जीआई मेम्ब्रेन है उसमें भी कुछ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होते हैं, उससे भी जो है मेटाबोलाइज ना हो। उसके बाद क्या होगी, मैंने जैसे आपको बताया था कि मेसेंट्रिक सर्कुलेशन इसको हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए लिवर में लेके जाएगी। तो फिर क्या होगा, ड्रग पास थ्रू द लिवर एंड लिवर से गुजरने के बाद देन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन अनचेंज, और लिवर में भी ये मेटाबोलाइज ना हो तब ये जब अनचेंज फॉर्म में सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी तो वो दरअसल इसकी बायोअवेलेबल ड्रग होगी और वो ही दरअसल थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। नाउ इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। Many factors have been found to influence the rate and extent of absorption and hence the time course of a drug in plasma and therefore at its site of action. तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं बॉडी में, चाहे वो स्किन से आप अप्लाई कर रहे हैं, जीआई ट्रैक्ट के ज़रिए दे रहे हैं, ओरली दे रहे हैं, आई दे रहे हैं के ज़रिए, आई के ज़रिए आई ड्रॉप्स दे रहे हैं। तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन पर बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उसके रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एंड हैंस द टाइम कोर्स ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा एंड देयरफॉर इट्स साइट ऑफ एक्शन। तो जब उसका डेफिनेटली रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन चेंज होगा, ड्रग का कोई फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन चेंज होगा तो फिर डेफिनेटली उसके जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसमें डिफरेंस आएगा और साइट ऑफ एक्शन पे भी ड्रग की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? दीज इंक्लूड द फूड्स ईटन बाय द पेशेंट। फूड जो है वो भी जो है वो ड्रग की रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर यानी बायोअवेलेबिलिटी पर असरअंदाज हो सकता है। इसी वजह से कुछ ड्रग्स के हवाले से ये कहा जाता है कि दे शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक, यानी खाली पेट इसको लेना चाहिए क्योंकि उससे उसकी बायोअवेलेबिलिटी बेस्ट होती है। और कुछ ड्रग के साथ कहा जाता है शुड बी टेकन विथ फूड क्योंकि एम्प्टी स्टमक पे जो है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, फूड के साथ ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से फूड जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। द इफेक्ट ऑफ द डिजीज स्टेट ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन, कोई डिजीज़ है तो उसकी वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और सिंपली हार्ट फेलियर, तो उसमें क्या होता है कि मायोकार्डिया वीक हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स वाइटल ऑर्गन कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, स्लगिश हो जाती है। ड्यू टू दिस रीज़न जीआई ट्रैक्ट की तरफ भी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। जब जीआई ट्रैक्ट की तरफ ब्लड सप्लाई कम होगी तो जो भी वहाँ से चाहे फूड एब्जॉर्ब होना हो चाहे ड्रग एब्जॉर्ब होनी हो वो स्लो हो जाएगी। तो इस वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो लाइक हार्ट वो पेशेंट्स जिनको हार्ट फेलियर की डिजीज़ है उनकी ड्रग एब्जॉर्प्शन कम होगी। इसके अलावा एक और मैं फैक्टर बताता चलूँ, लाइक फॉर एग्जांपल किसी को स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो गया लाइक सीवियर अल्सरेशन, कैंसर, जिसकी वजह से कंप्लीट स्टमक रिमूवल हो गया यानी गैस्ट्रेक्टोमी या पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी यानी पार्शियल रिमूवल ऑफ स्टमक पार्ट कर दिया गया। तो स्टमक में एक फैक्टर रिलीज़ होता है जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसिल, जो कि बायोकेमिकली ग्लाइकोप्रोटीन है। वो एसेंशियल होता है फॉर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर वो फैक्टर रिलीज़ नहीं होगा स्टमक में तो फिर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा
विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और एनीमिया हो सकता है, क्योंकि विटामिन B12 इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर RBC सिंथेसिस। तो अब अगर किसी पेशेंट को की गैस्ट्रिक्टोमी की गई पार्शल या कंप्लीट, तो फिर उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल अवेलेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से B12 की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, यानी इस डिजीज़ से ये इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। इसके अलावा द एज ऑफ द पेशेंट, यानी जो एज है ऑफ द पेशेंट, यानी ओल्ड एज में वैसे ही GI मूवमेंट स्लो हो जाती है, GI मोटिलिटी कम हो जाती है, तो उस वजह से द साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है चेंज हो गई हैं। द को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ड्रग, साथ में कोई और ड्रग दी गई है जिसके साथ उसने चीलेट बना लिया है और अब ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग, ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो उसकी एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही हैं। द टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, यानी ऐसी हार्ड टेबलेट बना दी आपने कि वो डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो रही, जब डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो डिजॉल्व भी नहीं होगी और एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। And the composition of method of manufacture of the dosage form and the size of the dose and the frequency of administration, these all factors influences the absorption of the drug. Thus a given drug may exhibit differences in its bioavailability if it is administered. लिहाजा ये जो है वो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी जो होगी वो अफेक्ट होगी अगर ये एडमिनिस्टर की गई। फॉर एग्जांपल इन द सेम टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म बाय डिफरेंट रूट, यानी डोजेज फॉर्म सेम है लेकिन रूट डिफरेंट कर दिया आपने। फॉर एग्जांपल एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए गिवन ड्रग एडमिनिस्टर बाय ओरल रूट एंड इंट्रामस्कुलर रूट, तो हालांकि दोनों एक्वस सोल्यूशन है लेकिन ओरल की बायो अवेलेबिलिटी कुछ और होगी और इंट्रामस्कुलर की कुछ और होगी, हालांकि सेम डोजेज फॉर्म है। इसी तरीके से बाय द सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है बट इन डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। फॉर एग्जांपल टैबलेट और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल फॉर्म, तो दोनों में फ़र्क है। या एक्वस सस्पेंशन है, टैबलेट हो गई, एक्वस सस्पेंशन हो गई, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, तीनों की बायो अवेलेबिलिटी अलग होगी क्योंकि दोनों तीनों की जो डोजेज फॉर्म है वो अलग है, हालांकि तीनों सेम रूट से दी जा रही है। इसी तरीके से इन द सेम टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म बाय द सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट डिफरेंट फॉर्मुलेशन, सेम टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म है, लाइक दोनों टैबलेट दे रहे हैं या दोनों कैप्सूल दे रहे हैं, सेम रूट है, ओरली दे रहे हैं, लेकिन फॉर्मुलेशन में कुछ फ़र्क है, यानी कुछ एक्सिपिएंट में आपने कुछ चेंज कर दिया है। फॉर डिफरेंट फॉर्मुलेशन ऑफ ओरल एक्वस सस्पेंशन, ये यानी एक में सस्पेंडिंग एजेंट कोई और डाला, दूसरे में सस्पेंडिंग एजेंट कोई और डाला, सस्पेंशन था, तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है बायो अवेलेबिलिटी में। वेरिएबिलिटी इन बायो अवेलेबिलिटी एग्जिबिटेड बाय गिवन ड्रग from different formulation of the same type of dosage form or from different type of dosage form or by different route of administration can cause the plasma concentration of a drug to be too high। अच्छा, अब ये जो ऊपर जितनी भी हमने डिफरेंट डोजेज फॉर्म की बात कर ली, डिफरेंट रूट की बात कर ली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म की बात कर ली, डिफरेंसेस इन फॉर्मुलेशन की बात कर ली, अगर इनमें डोजेज फॉर्म में डिफरेंस होगा तो इससे ड्रग में की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उस पर फ़र्क पड़ेगा, यानी वेरिएबिलिटी आएगी, या तो ड्रग की कंसंट्रेशन हो जाएगी टू हाई एंड देयरफॉर कॉज साइड इफ़ेक्ट्स, और मे बी टू लो और जिसकी वजह से ड्रग विल बी इनइफेक्टिव। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फिगर 18.2 शोज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व फॉलोइंग ए सिंगल ओरल डोज। तो ये एक फिगर है, इसमें हम देखते हैं कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं फिगर 18.2 पे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे स्लाइड के पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। द थेरेप्यूटिक विंडो उस फिगर 18.2 में दिखाया गया, वो क्या है? दरअसल ड्रग कंसंट्रेशन अबव द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, यानी MEC से ऊपर हो, बट बिलो द मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन या मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, तो उससे नीचे हो तो उसके दरमियान जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम कहेंगे ड्रग की थेरेप्यूटिक विंडो। अच्छा, फिर आइए पुअर बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ में रिजल्ट है, यानी अगर आपने एक फार्मूलेशन सही नहीं बनाई और ड्रग की बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ पुअर है तो फिर उससे क्या हो सकता है? पुअर एंड वेरिएबल बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी वेरी करेगी, यानी ये या तो टू हाई मे बी टॉक्सिक और टू लो यानी मे बी इनइफेक्टिव। डिफ़िकल्टी इन टॉक्साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन, जिसकी वजह से आप ड्रग की टॉक्सिसिटीज़
स्टडी नहीं कर सकते। कभी किसी पेशेंट को वही डोज दे रहे हैं तो नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा है, किसी को आ ही नहीं रहा, किसी को टॉक्सिक आ रहा है, तो आप टॉक्साइकोलॉजिकल इवेल्यूएशन नहीं कर सकते। डिफ़िकल्टीज़ इन बायो इक्विवेलेंस ऑफ फार्मूलेशन, आप उसकी कॉपी प्रोडक्ट बना रहे हैं और चाह रहे हैं कि बायो अवेलेबिलिटी सेम रखना चाह रहे हैं, तो जब पिछली ड्रग की ही बायो अवेलेबिलिटी प्रिडिक्टेबल नहीं है और एक लेवल उसका सेट नहीं है, वही वेरी कर रही है, तो इस आप बायो इक्विवेलेंट फार्मूलेशन दूसरी कैसे बना सकते हैं। मल्टीपल डेली डोजिंग में भी इशू होगा, क्योंकि पहले जो डोज दी थी आप जिस इंटरवल से दे रहे थे उससे कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। इसके अलावा द रिक्वायरमेंट फॉर नॉन कन्वेंशनल डिलीवरी सिस्टम, आपको स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। लॉन्ग एंड सेफ्टी डेवलपमेंट टाइम आपने जो लगाया वो सब ज़ाया हो गया इस फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आई और फिर इससे कोई पेशेंट को फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो ये नताइज निकलते हैं। A typical blood plasma concentration time curve obtained following the oral administration of single dose of a drug tablet showing the therapeutic window of drug। ये ड्रग जब दी, ये टाइम ज़ीरो, ये प्लाज्मा कंसनट्रेशन बढ़ती चली गई, मैक्सिमम तक आई, मैक्सिमम आने के बाद फिर ये एलिमिनेट होनी शुरू हो गई। ये है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। यहाँ इस पॉइंट को जब इस ड्रग ने क्रॉस करके ऊपर गई थी तो ड्रग का इफेक्ट स्टार्ट हो गया था, यानी क्लिनिकल रिस्पांस आना शुरू हो गया था। हालांकि ड्रग तो इस वक्त भी ब्लड में थी, बॉडी में थी, लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा था। लेकिन जब इसको क्रॉस किया, इतनी कंसंट्रेशन क्रॉस हो गई तो रिस्पांस आना शुरू हुआ। फिर ये रिस्पांस बरकरार रहा यहाँ तक रहा। फिर जब ड्रग इससे नीचे चली गई तो फिर रिस्पांस आना बंद हो गया। ये मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है या मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन है। ड्रग की कंसंट्रेशन इन दोनों के दरमियान रहनी चाहिए, इसी को हम कहते हैं उस ड्रग का थेराप्यूटिक विंडो। तो इसके साथ ही ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।